डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपकी किसी काम की नहीं है। नमस्कार, आज हम इसी न्याय की बुनियाद यानी भारत की निचली अदालतों और देश की अर्थव्यवस्था पर उनके गहरे असर की पड़ताल कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा मिंट अखबार में छपे एक अहम लेख पर आधारित है। जी। ये निचली अदालतें, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं, हमारे लीगल सिस्टम की रीढ़ हैं, पर अक्सर सुर्खियों से दूर रहती हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन सच ये है कि इनकी कार्यकुशलता भारत की आर्थिक तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है, इनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कौन से सुधार भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। जी। ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए खासतौर पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है और आम जानकारी के लिए भी काफी उपयोगी है। हाँ, निश्चित रूप से। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कुछ आप कह सकती हैं चौंकाने वाले आंकड़ों से करते हैं। भारत के लगभग 87.5% मामले, सोचिए 90% केस इन्हीं निचली अदालतों में निपटते हैं। 87.5%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि यहीं पे इन्हीं अदालतों में जजों के हजारों पद खाली हैं और मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। और इस अंबार का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है ना? बिल्कुल। करीब 4.5 करोड़ केस लंबित हैं जिला अदालतों में। मिंट का लेख बताता है कि इससे सालाना जीडीपी का लगभग आधा प्रतिशत, हाँ, यानी करीब 5.25 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होता है। ये तो बहुत बड़ी कीमत है न्याय में देरी की। बहुत बड़ी कीमत, बिल्कुल। और विश्व बैंक का भी यही मानना है कि अगर जजों के खाली पदों को, जो अभी करीब 25% हैं, घटाकर सिर्फ 15% भी कर दिया जाए तो निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। अच्छा। और आईएमएफ का अनुमान तो यहाँ तक है कि अगर अदालतें कुशल हों, एफिशिएंट हों, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर में 0.28% का इजाफा हो सकता है। जमीन के झगड़े सुलझने में देरी, एमएसएमईज मतलब छोटे और मझोले उद्योगों के लिए बढ़ता रिस्क और इन्वेस्टर्स का घटता भरोसा, ये सब इसी से जुड़ा है। हाँ, समझ आता है। शायद इसीलिए विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रैंकिंग में कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाने के मामले में भारत 190 देशों में 163वें स्थान पर था, काफी पीछे। 163वां स्थान, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये चुनौतियां असल में हैं क्या? क्या कुछ मुख्य मुद्दों पर रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। देखिए, एक बड़ी समस्या तो जजों की कमी ही है। निचली अदालतों में 5300 से ज्यादा पद खाली हैं। 5300? जी। नतीजा, एक जज औसतन साल में करीब 750 मामले देख रहा है, जबकि विश्व स्तर पर यह आंकड़ा 200 से 300 का माना जाता है। मतलब काम का बोझ बहुत ज्यादा है, यानी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ। और दूसरी चुनौतियां? दूसरी बड़ी चुनौती है पुरानी कार्य प्रणाली और टेक्नोलॉजी का धीमा इस्तेमाल। एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम की कमी खलती है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट चल तो रहा है, पर उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल, खासकर एआई जैसी नई तकनीकों का, वो अभी दूर की कौड़ी लगता है। और एक और चिंताजनक बात जो लेख में भी बताई गई है, केवल 6.7% जिला अदालतें ही महिला अनुकूल हैं। यानी उनमें महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे टॉयलेट या क्रेच वो भी नहीं है। सिर्फ 6.7%, ये तो बहुत कम है। भर्ती के तरीकों पर भी सवाल उठते हैं, जैसा लेख में बताया गया है। हाँ, वो भी एक अहम मुद्दा है। जैसे जिला जज बनने के लिए कम से कम 3 साल वकालत का अनुभव जरूरी है। अब ये नियम कहीं ना कहीं प्रतिभा के दायरे को, टैलेंट पूल को सीमित करता है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों में उनकी संख्या वैसे ही कम है, करीब 15%। अच्छा। और फिर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS जैसी IAS या IPS होती है, वो न होने से अलग अलग राज्यों में भर्ती प्रक्रिया और गुणवत्ता में फर्क आ जाता है। इससे भी पद भरने में देरी होती है। तो एक यूनिफाइड सर्विस नहीं है जजों के लिए। बिल्कुल। और केस मैनेजमेंट भी बड़ा मुद्दा है। वो कैसे? आज भी ज्यादातर काम मैनुअल तरीके से होता है, फाइलों का ढेर, आप समझ सकती हैं। पुलिस, फोरेंसिक लैब और अदालतों के बीच तालमेल के लिए कोई एक साझा इंटीग्रेटेड डिजिटल मंच नहीं है। और एक खतरा ये भी है कि जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, कहीं ग्रामीण और कम तकनीक प्रेमी लोग पीछे ना छूट जाएं, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। सही बात है। इन चुनौतियों के बीच संविधान इन अदालतों को क्या स्थान देता है? उनका स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, देखिए, संविधान का अनुच्छेद 233 से 237
इनके संगठन और स्वतंत्रता की बात करता है। जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं हाईकोर्ट की सलाह से, और इन अदालतों का प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हाईकोर्ट के पास ही रहता है। ठीक है। स्ट्रक्चर में मोटे तौर पर जिला और सत्र न्यायालय, फिर उनके नीचे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स और कुछ विशेष अदालतें भी होती हैं, जैसे महानगरों में सिटी सिविल कोर्ट या छोटे दावों के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट। समझ गई। तो ये तो हुई चुनौतियां और संवैधानिक स्थिति, लेकिन क्या समाधान भी उतने ही स्पष्ट है? लेख में कुछ वैश्विक उदाहरणों का भी जिक्र है ना? हाँ, और अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद हैं और उन पर काम भी हो सकता है। उम्मीद जगाने वाले समाधान है। पहला तो यही कि खाली पदों को तेजी से भरा जाए। AIJS का गठन इसमें मदद कर सकता है। एक केंद्रीकृत मेरिट बेस्ड भर्ती। AIJS यानी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। जी, साथ ही वो जो 3 साल के अनुभव की शर्त है, उस पर भी पुनर्विचार हो सकता है, जैसे UK या दक्षिण अफ्रीका में होता है। सीधे परीक्षा से योग्यता के आधार पर भर्ती। इससे विविधता भी बढ़ेगी। हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट है। केनिया का उदाहरण देखिए। उन्होंने सुधार किए और कमर्शियल केस निपटाने का औसत समय 465 दिन से घटाकर 346 दिन कर लिया है। ये दिखाता है कि सुधार संभव है। बिल्कुल संभव है। और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत बड़ा हो सकता है। पुलिस, फॉरेंसिक और अदालतों को जोड़ने वाला एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना होगा। लक्ष्य होना चाहिए 100% पेपरलेस कोर्ट का। 100% पेपरलेस? हाँ, और AI का इस्तेमाल केसों की प्राथमिकता तय करने, दस्तावेज जांचने, यहाँ तक कि जजमेंट लिखने में मदद करने में भी हो सकता है। थाईलैंड और ब्राजील ने डिजिटल केस मैनेजमेंट में काफी अच्छी प्रगति की है। हम उनसे सीख सकते हैं। अच्छा, और अदालत के बाहर विवाद सुलझाने के तरीके, मतलब ADR यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मध्यस्थता, सुलह, इनको और बढ़ावा देना होगा। सिंगापुर का मॉडल बहुत सफल है। वहां अनिवार्य प्री लिटिगेशन मध्यस्थता है। केस फाइल करने से पहले मध्यस्थता जरूरी। इससे 80% मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाते हैं। 80%? जी। हम लोक अदालतों का दायरा बढ़ा सकते हैं, खास कमर्शियल कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंच के बारे में क्या सुझाव है? क्योंकि अदालतें दूर दराज के लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे रात की अदालतें या डबल शिफ्ट में काम करना। घाना में ऐसा होता है। नाइट कोर्ट्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, मलेशिया की तरह AI से कोर्ट की तारीखें तय करने से समय बचेगा। और सबसे जरूरी, महिला अनुकूल कोर्ट बनाना, जहां सुरक्षा हो, क्रैश जैसी सुविधाएं हों। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में विलेज लीगल कियोस्क बनाए जा सकते हैं, या फिर बहुभाषी AI इंटरफेस जो अलग अलग भाषाओं में जानकारी दे सकें। तो कुल मिलाकर ये सुधार सिर्फ अदालती कामकाज को तेजी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनका असर अर्थव्यवस्था, व्यापार के माहौल और सामाजिक बराबरी पर भी पड़ेगा। ये विकसित भारत के लक्ष्य के लिए वाकई एक बहुत अहम कड़ी है। निश्चित रूप से। न्याय सिर्फ न्याय नहीं है, वो आर्थिक प्रगति का इंजन भी है। तो हमने समझा कि कैसे हमारी निचली अदालतें, जो अक्सर चर्चा से बाहर रहती हैं, देश की आर्थिक तरक्की की चाबी भी हो सकती हैं। चुनौतियां गंभीर हैं, खाली पद, पुरानी व्यवस्था, मुकदमों का बोझ, लेकिन AIJS, डिजिटलीकरण, ADR जैसे समाधानों और वैश्विक अनुभवों से रास्ता निकल सकता है। हाँ, रास्ता बिल्कुल है, बस इच्छा शक्ति और सही कार्यान्वयन की जरूरत है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या अदालतों की सिर्फ कार्यकुशलता बढ़ाना ही काफी है, या न्याय को आम आदमी के लिए ज्यादा सुलभ, सस्ता और समझने लायक बनाने के लिए हमें और भी बुनियादी बदलावों के बारे में सोचना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।